जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक आपका चल रहा है। इसमें भारतीय संविधान एक्सरसाइज है 29वां, आयोग व परिषद। आयोग व परिषद एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारे सब जो एक्सरसाइज है ना उसका इसमें समावेश है, तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में टोटल 144 प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। पहला प्रश्न यहाँ आपका है कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता जो करेगा वो करेगा होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। फिर से रिपीट कर लो, क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है किस कानून के द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का जो सृजन हुआ है वो हुआ है संसदीय कानून द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद परामर्शदात्री इकाई है, परामर्श देता है। क्षेत्रीय परिषद के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था। 1956 में। 1956 में संसदीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाना था, तो 4 परिषद का गठन किया जाना था। वर्तमान में कितना है, 5 है। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं, तो 5। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब 1956 में बात की गई थी तब 4 क्षेत्रीय परिषद की बात की गई थी, जोनल काउंसिल की बात की गई थी, पर वर्तमान में कितना जोनल काउंसिल है, 5 जोनल काउंसिल है। आगे यहाँ पे दिया गया क्षेत्रीय परिषद है और उसका मुख्यालय, मीन्स ये पांचों यहाँ पे दिया गया है और एक तरफ मुख्यालय है। यहाँ आपको सुमेलित करना है। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद ये न्यू दिल्ली में ही है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद ये है चेन्नई में। पूर्वी वाला है कोलकाता में, पूर्वी कोलकाता में। पश्चिमी मुंबई और मध्य क्षेत्रीय इलाहाबाद। फिर से रिपीट कर लो एक लाइन से। उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद या प्रयागराज, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद मुंबई और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। 9वां प्रश्न है आपका, अंतर्राज्यीय परिषद मतलब इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण संवैधानिक प्रावधान के द्वारा, संवैधानिक प्रावधान के द्वारा। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी। ये किया गया था सरकरिया आयोग से, सरकरिया आयोग। सरकरिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया था। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1990। 28 मई 1990। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था। पहली बार जो गठन किया गया था वो किया गया था पीबी सिंह के टाइम में, सॉरी बीपी सिंह के टाइम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है, वीपी सिंह। देखो पीबी भी दिया गया है, ठीक ना, वीपी सिंह के टाइम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। आगे देखो प्रश्न 15वां है, अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटे। राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटे। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका कार्य यहाँ पे सारे कार्य उसके हैं, मतलब राज्य के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना,
अगर ये बात कोर्ट तक जाएगी तो इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। ओके। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषय की जांच कर विचार विमर्श करना, उपयुक्त दोनों विशेषकर इससे संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, ये सारे काज अंतर्राज्यीय परिषद का काम है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग का स्थापना 1950 में किया गया था, प्लानिंग कमीशन। इसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। इसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। आपको बताना है कि योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब कर दिया गया या फिर नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 1950 में योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? 1950 में योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? संघीय मंत्रिमंडल के द्वारा। संघीय मंत्रिमंडल के द्वारा। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन हुआ? योजना आयोग से सबसे अधिक प्रभावित हुआ वित्त आयोग। वित्त आयोग। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका विचार है? योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका विचार है? अशोक चंदा का। अशोक चंदा। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की? भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया? योजना आयोग। नीति आयोग अभी जिक्र किए थे, योजना आयोग का नाम लिया। पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? अशोक चंदा ने। अशोक चंदा ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ था? ये हुआ था गोरवाला समिति की अनुशंसा पर। गोरवाला समिति की अनुशंसा पर। पूर्ववर्ती योजना आयोग को निम्न में से किसने कहा था कि यह न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के लिए भी आर्थिक मंत्रिमंडल है? अशोक चंद्रा ने ही कहा था। अशोक चंदा। पूर्ववर्ती योजना आयोग के पदेन सदस्य निम्न में से कौन थे? इसके जो पदेन थे वो थे वित्त मंत्री और योजना मंत्री। वित्त मंत्री और योजना मंत्री। ऑप्शन नंबर डी। पूर्ववर्ती योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो इसका स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। साथ ही यह एक कॉलेजिएट संस्था है। तो यहाँ पे 1 और 4 दोनों सही है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। निम्नलिखित में से कौन संविधान, आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था? यहाँ पे थोड़ा समझना होगा संविधानेतर का मतलब क्या हुआ, मतलब संवैधानिक नहीं है, ठीक ना। संवैधानिक संस्था इसमें से कौन सा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक होता क्या है कि मूल संविधान जो हमारा 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ था उसमें जो चीज़ शामिल है उस टाइम में उसको हम कहते हैं संवैधानिक। उसके बाद जो उसमें ऐड किया गया कुछ हुआ उसको हम संवैधानिक नहीं कहते। मूल संविधान में वो नहीं था। तो नीति आयोग तो 2005 में बना, तो ये मूल अधिक मीन्स मूल संवैधानिक वाली बात नहीं हुई। जैसे यूपीएससी का जो आयोग है, ये वित्त आयोग, चुनाव आयोग, ये सब संवैधानिक संस्था है, पर ये जो है संवैधानितर संस्था है, नीति आयोग। ओके, ऑप्शन यहाँ पे सी बने, उस तरह समझना, कई सारे प्रश्न में से आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो नीति आयोग। नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? नीति आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था। नीति आयोग का मीन्स क्या काम है? तो वो परामर्श देता है, इसलिए उसको परामर्शदात्री संस्था कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो वही हो जाएगा नीति आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिकतर एवं विधिवाही निकाय है? यहाँ पे सारे मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और नीति आयोग, ये सब जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, इसको बाद में ऐड किया गया। आंसर बनेगा डी। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
ये किया गया था 2015 में। 2015 शायद मैंने ऊपर गलती से 5 कह दिया था। 2015 में किया गया था जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, 2014 में आई और 15 में इन्होंने ऐसा कर दिया। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? नीति आयोग का पदेन सभापति भी होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। भारत के नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सारे कथन सही हैं, मतलब इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके उपाध्यक्ष व सदस्य के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता भी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे नीति आयोग के बारे में सारे कथन सही है। आंसर बन रहा है आपका डी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। किस क्रम में दिया गया है? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान इसका वैल्यू है। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ पे कौन सा एक कथन गलत है? तो ये पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है, ये गलत है। जबकि सही क्या सब है? तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही है। इसका गठन 2015 में किया गया, ये भी सही है। और नीति आयोग, चलो प्लानिंग कमीशन का स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950। ये भी याद रखना, कई बार पूछ लेता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानोत्तर संस्था है? मीन्स ये जो लगा है ना, मतलब संविधान का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। आगे प्रश्न हमारा, वो थोड़ा ऊपर कर ले इसको। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है? सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से राष्ट्रीय विकास परिषद को, राष्ट्रीय विकास परिषद को। अच्छा, पहले मैं इसको थोड़ा जूम करके पढ़ाता था और अब मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। इसमें मुझे थोड़ा आसान लगता है कि बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही हो देखने में, क्योंकि मेरे पास तो भी बड़ा डिस्प्ले है ना, मैं टीवी पे चलाता हूँ तो बहुत बड़ा डिस्प्ले है ये। मोबाइल पे चलाने में अगर आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही हो ना, तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं फिर वो जूम करके ही पढ़ रहा हूँ। क्योंकि वीडियो एक बार बनता है, पढ़ते हो बहुत बार, तो यहाँ पे अधिक मेहनत तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ने में आसानी होना चाहिए, ठीक ना। तो ये कमेंट बॉक्स में लिखना कि कैसे में आप लोगों को अच्छा लगता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद सभी सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। राष्ट्रीय विकास परिषद के। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? तो यहाँ पे जैसे संघीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश के सभी प्रशासक, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सब आ जाता है। तो आंसर क्या बनेगा? डी। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सी संवैधानिकतर और विधितर संस्थाएं हैं? इसमें से वो संस्थाएं कौन सी है? तो ओनली अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद। 47 नंबर प्रश्न देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। इसमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है? तो राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पंचवर्षीय योजना का निर्धारण और उन्हें सुनिश्चित करना। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग क्या है? ये एक पंचवर्षीय निकाय है। वित्त आयोग क्या है? पंचवर्षीय निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है। वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा ही, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे प्रश्न है हमारा, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो प्रति वर्ष होता है, मतलब 1 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय है? इसमें से कौन सा संवैधानिक संस्था है? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग, क्योंकि अभी ऊपर पढ़े थे नीति आयोग तो है नहीं और राष्ट्रीय विकास परिषद भी नहीं है, तो नीति आयोग है यहाँ पे। भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है, वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है कि केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाएगा? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग। आगे प्रश्न 56 नंबर, राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है वित्त आयोग द्वारा। वित्त आयोग द्वारा।
सामान्यतः 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। सामान्यतः 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व एवं राज्यों के अंश का निर्धारण करने के लिए। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राज्य के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? वित्त आयोग के पास। वित्त आयोग के पास। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? मुख्य एजेंसी है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है राज्य और केंद्र के बीच वित्त से। राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। ऑप्शन नंबर 20 है ये। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? ये सुझाव दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग के द्वारा। संघ और राज्य के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति 5 वर्षों में करता है? 5 वर्षों के लिए करता है। तो ये होता है वित्त आयोग का। वित्त आयोग का। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? वित्त आयोग का कार्य यहाँ पे व्यापार कर का विभाजन। व्यापार कर का विभाजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। राज्य को वित्तीय आवंटन किसकी संतुति पर किया जाता है? राज्य को वित्तीय आवंटन किसकी संतुति पर किया जाता है? ये किया जाता है वित्त आयोग की संतुति पर। वित्त आयोग की संतुति पर। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण करता है वित्त आयोग। वित्त आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। 280। वित्त अभी ऊपर पढ़े थे, यहाँ पे कहीं ऊपर पढ़े 280। भारत का राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य की व्यवस्था है? वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? तो 4 सदस्यों की। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया जबकि ऐसी नियुक्ति करना वर्जना है, मीन्स नहीं किया जा सकता है? तो वो थे एन के चंदा। एन के चंदा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नयोगी। केसी नयोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें, अभी वर्तमान में 15वां ही चल रहा है, एन.के. सिंह है। एन.के. सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की सामेकित निधि के राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग। याद रखिएगा वर्तमान में 2020 में एन.के. सिंह है। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो फिर अपना चेंज कर लेना। ये वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाले वित्तीय सहायता के सिद्धांत का निर्धारण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन सा राय देगा? मीन्स कौन राय देगा? ये राय देगा वित्त आयोग। वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवा मीन्स यूपीएससी जिसको कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यह अनुच्छेद 312 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 312। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवा को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवा को संरक्षण होता है 311 के अंतर्गत। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये कर सकता है राज्यसभा, करेगा 2/3 बहुमत से पारित करके। राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके ये कर सकता है नया अखिल भारतीय सेवा का सृजन। ऑप्शन में अगर संसद आए तो संसद पे भी टिक कर सकते हो आप। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है? ये कर देगा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी। चलो ये प्रश्न मैं कम्युनिटी में पूछ देता हूँ, अभी आप इसका आंसर दे देना। पता नहीं वीडियो आप हो सकता है 4-5 दिन के बाद अभी देख रहे होगे, तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी ये प्रश्न ये मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, वीडियो पॉज करके अपलोड कर ही रहा हूँ। आप लोग इसका आंसर कितना जानते हो देखते हैं। चलो प्रश्न डाल दिया गया है। 79 नंबर प्रश्न देखो। क्या भारत, ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, ठीक ना। 312। क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है?
लोक सेवाओं का विभाजन नहीं है, भारत में नहीं है। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो यहाँ पे केंद्रीय सेवा भी है, प्रांतीय भी है और अखिल भारतीय सेवा भी है। तो आंसर क्या बन जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? यहाँ पे कौन सा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा नहीं है, जबकि भारतीय पुलिस सेवा, मीन्स तीन ही है ना, आईपीएस है, आईएएस है और आईएफएस है, तो तीन ही है यहाँ पे। ओके, अखिल भारतीय सबसे लास्ट वाला ये आईएफएस है, सबसे लास्ट में बना है 1900 शायद क्योंकि 56 देखते हैं, 1956 है। ये कन्फर्म नहीं है, थोड़ा कन्फर्म हो लेना। भारतीय, लेकिन लास्ट में ये बना है तो ये कन्फर्म है, इसलिए हम थोड़ा कन्फ्यूज है अभी। अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे विदेश सेवा नहीं है, याद रखिएगा। ये फॉरेन मीन्स जो आईएफएस होता है ना, इंटरनेशनल फॉरेस्ट सर्विस होता है। कहीं कहीं आपको इंटरनेशनल फॉरेन सर्विस लिखा रहता है, वो गलत है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट सर्विस ही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत। अखिल भारतीय सेवा इसमें से कौन सा नहीं है? तो राजस्व सेवा नहीं है। आगे 1961 तक किसी अतिरिक्त अखिल सेवा की स्थापना नहीं की गई थी, अब तक अखिल भारतीय सेवाओं को सूची में शामिल की गई नई सेवा इसमें से कौन सी है? तो 1961 के बाद ही सारा मीन्स एस्टेब्लिश किया गया, तो 56 तो मैंने ऑलरेडी वैसे ही गलत हो गया, ठीक ना। 61 के बाद ही 4 का स्थापना हुआ गया है, तो 4 ही होगा। तो इसमें 5 ऑप्शन है, 5 6 है, ये तो गलत ही हो जाएगा ये दोनों। 4 कौन कौन सा है देख लो। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय न्यायिक सेवा। भारतीय लोक प्रशासन संस्था का स्थापना कब हुआ? भारतीय लोक प्रशासन संस्था का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था मार्च 1954 में, मार्च 1954। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं पूछूंगा, कल पर पूछूंगा ये प्रश्न। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? ये प्रशिक्षण होता है हैदराबाद में, हैदराबाद। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था किसके टाइम में? लॉर्ड लिटन के टाइम में, लॉर्ड लिटन के टाइम में। और सिविल सेवा में ओपन कंपटीशन जो हुआ था वो डलहौजी के टाइम में हुआ था। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है, अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकेगा? संसद करेगा, संसद। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? ये किया गया था राजमन्नार आयोग के द्वारा, राजमन्नार आयोग के द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है 312, 311, 312 मिली संबंधित है। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसने सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में सबसे पहले शुरू की? मीन्स कौन सा देश सबसे पहले शुरू किया? तो वह है चीन, चीन। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है इसका भर्ती करवाना, एग्जाम लेना, भर्ती करवाना। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? ये अपना प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को सौंपेगा। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? सदस्यों की संख्या इसमें 9 होती है, 9। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो होता है अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। जैसे 6 वर्ष है यहाँ पे, 5 पे कभी टिक नहीं कर देना, 6 वर्ष और 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। तो टोटल अभी तक हमने 99 प्रश्न कंप्लीट किया, इसमें और आपके 44 प्रश्न बचे हुए, 45 प्रश्न समझ लो बचे हुए हैं। तो इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि जब मैं 25 मिनट से अधिक का वीडियो बनाता हूँ ना, 25 से 30 मिनट के आसपास से अधिक, तो ये लैपटॉप मेरा हैंग करने लगता है। तो ज़रूरत है सपोर्ट की, पर अभी चलने दो, अभी जैसे चल रहा है। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, नहीं पसंद आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।